ओके, स्टार्ट किया जाए। पहले एब्रीविएशन कर लीजिए। पहले शब्द संक्षेप करिए। IDBI। IDBI। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सिम बैंक को बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। सिडबी। सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आवाज मिल रही है आप लोगों को? वेरी गुड। नाबार्ड। नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NHB। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक। नाबार्ड एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग की बैंक है और NHB हाउसिंग के लिए फाइनेंसिंग की बैंक है। नेशनल हाउसिंग बैंक।
NITI इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग बोला जाता है इसे, NITI। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। DI डिजिटल इंडिया। SBM स्वच्छ भारत मिशन। PMSBY, PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना। ऊपर वाला है, नहीं नीचे वाला अभी बोले नहीं, अभी बोले नहीं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हाँ, पहले ऊपर वाला है, देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। APY अटल पेंशन योजना। कुछ गड़बड़ है क्या? APY अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री पेंशन योजना। अरे भाई सॉरी, अटल पेंशन योजना। NMGC, NMGC नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। NMCG, NMCG, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। PMFBY FBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
PMUI, प्रधानमंत्री ने कुछ किए नहीं, यही सब किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एपेक, APEC, APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, आशा, ये पूछा जाता है, आयोग इसको 2-3 बार पूछ चुका है दूसरी परीक्षाओं में। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, हाँ, ACCREDITED, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, CPI, ये बता चुके हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, HPI। ECS तो हो गया था, कर भी लिया है। ECS, बैंक में ECS नहीं कटता है, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, FAO, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक है फेमा और दूसरा है फेरा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट।
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, आईबीपीएस, इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस, क्या? हाँ, एम नहीं है लेकिन इसमें दे यही रहा है। आईबीपीएस एक वो है जो एग्जाम कराता है बैंकिंग का। देखिए क्या है वो। हाँ, अरे देख लो। वेरी गुड। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, आईबीआरडी, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीपीएस का फिर से देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस, आईबीआरडी लिखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। केवाईसी, नो योर कस्टमर, हम्म, बहुत जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, कितने रखा जाए? चलो।
क्या हुआ? चलिए बुक पे आ जाइए। पहले तो पूछते जाएंगे, जो मैक्सिमम हम लोगों ने लिख लिया है बताते चलेंगे। पंचतंत्र, प्रेम वाटिका, रसखान, मृक्षकटिकम, वेरी गुड, कामसूत्र, दायभाग, वेरी गुड, 5 में 5 है, ये बोलते नहीं। जीमूत वाहन, दायभाग जो है, नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी, वेरी गुड वेरी गुड, 10 कुमार चरित, वेरी गुड, दंडी, बुद्ध चरित, वेरी गुड, अश्वघोष, कादम्बरी, बाणभट्ट, बाणभट्ट, अमरकोश, शाहनामा, साहित्य लहरी, दूरसागर, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, नीति शतक है, वेरी गुड, नीति शतक, भर्तहरि, नीति शतक भर्तहरि, मुद्रा राक्षस, वेरी गुड, विशाख दत्त, जो नहीं आता वो लिखते जाइएगा, अष्टाध्यायी, भगवत गीता, वेद व्यास, वेरी गुड, मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, राज तरंगिणी, वेरी गुड, अर्थशास्त्र, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेरी गुड, गीत गोविंद, मालती माधव, भव भय भवभूति, उत्तरांचरित, वेरी गुड, पद्मावत, आईने अकबरी, अकबरनामा, बीजक, किताबुल हिंद, हाँ कबीरदास, बीजक, हाँ बीजक जो है साखी शबद रामायणी का कलेक्शन है, किताबुल हिंद, चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, वेरी गुड, गार्डनर, विसर्जन, गार्डनर, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें हैं। हंग्री स्टोन्स, विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, गोरा, ये भी उन्हीं की, रविन्द्रनाथ टैगोर, चंडालिका, भारत भारती, मैथिली,
क्या बोलूँ, MSc, MSG? हाँ हाँ ठीक। $49। अमृता प्रीतम। इंडियन फिलोसफी। वेरी गुड। इंटरनल इंडिया। कामायनी, आंसू, लहर। कामायनी, आंसू, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद। लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता। लिख रही हो आप, क्या छूट तो नहीं रहा है? हाँ, अगर कुछ छूटा तुरंत बोल देना, रुक जाएंगे। अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल। अनामिका और परिमल। अनामिका और परिमल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस। वेरी गुड, VS नेपाल। अग्निवीणा। अग्निवीणा। काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम। गबन, गोदान, कर्म भूमि, रंगभूमि। वेरी गुड। कितनी नावों में कितनी बार? अगेन। गोल्डन थ्रेशोल्ड। ब्रोकन विंग्स। वेरी गुड। कितनी नावों में कितनी बार? अगे, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू। पल्लव। चिदम्बरा। वेरी गुड। कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी। ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू। द डार्क रूम। इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है लिखा तो लिख लीजिए, द डार्क रूम। द डार्क रूम। RK नारायण। गाइड RK नारायण। माई डेज RK नारायण। माई डेज। ये तीनों RK नारायण।
नेचर क्योर, मोरारजी देसाई, चंद्रकांता, देवदास, देवदास भी देवकीनंदन से खत्री, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, चरित्रहीन, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या शुक्ला जी? आ सुटेबल बॉय, आ सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ, काव्य मीमांसा, राजशेखर, जब प्रैक्टिस करेंगे तो। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अरे बस कर रहे हैं। एक दो पूछ लेन से। लहर, लहर है बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद, विनय पत्रिका, वेरी गुड। है, हाँ। चलिए स्मारक में करिए। शहर भी करवाना है।
तो नगर में जैसे क्या पूछेंगे? अनुसंधान कहाँ है? अच्छा ये, थाना नदी शहर के तट पे दोनों ठीक ठीक। है ना, मुझे लगता है। हाँ, हो गया। नगर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया बताइए? चलो हमने संस्थापक वगैरह होगा ना? हाल में अच्छा चलो ठीक है, हम बता रहे हैं। हाँ हम सुन। जहाँ पूरा ब्लैक पगोड़ा। ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। पहले शायरी लिख लीजिए। आगरा, संस्थापक सिकंदर लोदी। भोपाल, परमार शासक भोज द्वारा स्थापित। भोपाल, परमार शासक भोज द्वारा स्थापित। मेन है यही, जैसे सर पूछेंगे किसने ये स्थापित करवाया। करंट का तो पूछ ही सकते हैं, वो तो करंट में ही है, करंट अलग है। इलाहाबाद अकबर द्वारा स्थापित। भोपाल जो है भोज, हाँ वही भोज राजा गंगू तेली वाले। हाँ, बहुत विद्वान शासक था ये। इलाहाबाद की स्थापना अकबर द्वारा कराई गई थी। 2018 में नाम बदला गया, प्रयागराज कर दिया गया। हाँ तो अकबर, हाँ वास्तव में शहर का संस्थापक वही है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का है। चित्रांगद ने इसकी स्थापना करवाई। इसे प्राइड ऑफ राजस्थान कहा जाता है। दिल्ली, दिल्ली अनंग पाल तोमर। अब सन नहीं पता है, सन कहाँ याद? हाँ, यहाँ का जो पहले जो डिजाइनर हुआ करते थे इसके, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और इन सब के, ये थे लुटियंस। अजमेर, अजय राज। यहाँ पर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा भी है। एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। बॉम्बे, बॉम्बे शहर की स्थापना कराई थी गेराल्ड ओंगियार ने। गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार ने बॉम्बे शहर की स्थापना की थी। जमशेदपुर, इसे टाटा नगर कहा जाता है। जमशेद जी टाटा ने स्थापित करवाया था। इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जमशेदपुर, रांची अलग है। हाँ, जमशेद जी टाटा।
इसे टाटा नगर भी कहा जाता है और स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कोलकाता। जॉब चारनाक। जॉब चारनाक। इसे सिटी ऑफ पैलेस या सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। यहां पर विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम, वेल्लूर मठ, हावड़ा ब्रिज। हाँ, यहां पर विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, वेल्लूर मठ, हावड़ा ब्रिज जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। हाँ, हिसार। हिसार। हाँ, फिरोज शाह तुगलक। हाँ, इसकी स्थापना फिरोज शाह। हाँ, फिरोज शाह तुगलक। और हम्म, जौनपुर। संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। हाँ, ये उत्तर प्रदेश का है। हाँ, अरे ये जौना खां के नाम पे बसाया है, लिख लीजिए। इसने अपने भाई जौना खां की याद में शहर बसाया था। जौना खां है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां कहा जाता था। अमृतसर। हम्म, यहाँ पे बहुत फेमस मस्जिद है। हाँ। हाँ, बहुत पूछा जाता है अटाला। एक्चुअली अटाला देवी सरस्वती का मंदिर है, उस पे तोड़ के बनाया गया था। अटाला देवी मस्जिद जौनपुर में बहुत फेमस है। अटाला देवी मस्जिद देवी है, नीचे का आधा हिस्सा मंदिर ही है। अमृतसर। रामदास। हाँ, ये सर ये सरकी शासकों ने बनवाई थी। तरकी साम्राज्य यहाँ शासन कर रहा था, क्षेत्रीय राज्य थे। तरकी शासक हैं, तरकी वंश के शासकों ने बनवाया। हाँ, अमृतसर। गुरु रामदास ने अमृत सरोवर नामक नगर के रूप में स्थापना की थी। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। कोटा। राव माधव सिंह द्वारा स्थापना करवाई गई। कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। राव माधव सिंह। हैदराबाद। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा स्थापना की गई।
पाटलिपुत्र, हर्यक वंश के शासक उदयन द्वारा स्थापित। शेरशाह सूरी ने नाम बदला था इसका, पटना कर दिया था। नागपुर, बख्त बुलंद शाह, बख्त बुलंद शाह द्वारा स्थापित। इसे ऑरेंज सिटी कहा जाता है, महाराष्ट्र में है। ऑरेंज, संतरा। जयपुर, सवाई जय सिंह, अठारह में जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे भारत, जयपुर गए थे, और तो जयपुर के शासक ने पूरा शहर पिंक तरफ पुतवा दिया था, तभी से इसको पिंक सिटी बोला जाता है। अहमदाबाद, अहमद शाह प्रथम द्वारा स्थापना की गई। अहमद शाह प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसे बोस्टन ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। बोस्टन ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछते हैं तो अहमदाबाद, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछते हैं तो कानपुर। लखनऊ, आसफुद्दौला, संस्थापक आसफुद्दौला। फर्रुखाबाद, मोहम्मद खान बंगस द्वारा की गई। मोहम्मद खान बंगस द्वारा इसकी स्थापना की गई। कानपुर, इसकी स्थापना हिंदू सिंह द्वारा की गई। नाम ही था हिंदू सिंह जी, हिंदू नहीं हिंदू है। इसे लेदर सिटी या मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर या लेदर सिटी बोला जाता है। जोधपुर, राव जोधा द्वारा स्थापना की गई। चंडीगढ़, ली कार्बूसियर द्वारा की गई स्थापना। ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ की स्थापना की गई। अलवर, हाँ ये नाम से नहीं लग रहा है क्या? अलवर राव प्रताप सिंह द्वारा की गई। अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह द्वारा की गई। श्रीनगर, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापना की गई।
बीजापुर यूसुफ आदिल शाह द्वारा स्थापित हुआ। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा स्थापित। विजयनगर हरिहर प्रथम। पांचेरी हाँ फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा की गई थी। फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा की गई। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। पूना शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। देहरादून राजा जौनसार। नालंदा पाल शासक धर्मपाल। झांसी वीर सिंह जूदेव। इंदौर अहिल्याबाई। ठीक है चलो नहीं रखा जाए, आते हैं मुद्दे पे। वही कंटिन्यू करेंगे, हिस्ट्री पे आए, जो बताइए वो कराए। शुक्ला जी कौन सी कॉपी लाए हो? एक ही में सब है? चलो ठीक है। कहाँ पे छोड़ा था कल? राष्ट्रपति पे। हाँ कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 में, और ये भी पढ़ा था होगा ही मतलब पद नहीं खाली रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जाता है। आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो संघीय कार्यपालिका का क्या होगा? मुखिया होगा। संघीय कार्यपालिका का हेड होगा, संघीय कार्यपालिका का मुखिया होगा। अगर वो हेड है तो उसके पास पावर होंगे। तो वो कहा गया कि वह अपनी इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। तो अधीनस्थ से मतलब है यहाँ मंत्रिपरिषद। ठीक, तो मंत्रिपरिषद से करवाएगा। अब मंत्रिपरिषद की बात अभी हम लोग आगे करेंगे। तो इसका मतलब है ये
हेड तो है, लेकिन कैसा हेड है? औपचारिक हेड है, औपचारिक मुखिया है। ठीक। फिफ्टी 54 में हम लोगों ने बात करी थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। एक बात है, 55 में पूछा जाता है निर्वाचन की रीति क्या है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो उसकी निर्वाचन की रीति क्या है, तो ये पूछा जाता है। तो लिख लीजिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, दिव्या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये खूब सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का पद्धति क्या है, तो पद्धति में यही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, एकल संक्रमणीय मत है, ट्रांसफरेबल वोट है। ठीक। 56 में हम लोगों ने बात करी थी कार्यकाल की, कार्यकाल की हम लोगों ने बात करी थी। तो सामान्य कार्यकाल हम लोगों ने बताया कि शपथ ग्रहण से 5 वर्ष, यानी जिस तारीख तक शपथ ग्रहण होगी, जिस तारीख से, उससे 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। अब अगर वो कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है उससे पहले ही चुनाव हो जाएगा। हर हालत में चुनाव जो है कार्यकाल पूरा होने के पहले करा लिया जाएगा, जिससे कि ये पद खाली ना रहे। लेकिन अगर कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वो दे सकता है, और इस्तीफा हमेशा किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। इसके अलावा अभी हम आर्टिकल 61 में पढ़ेंगे, महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर भी राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। और तीसरा, आकस्मिक रिक्ति में मृत्यु भी हो सकती है तो भी पद खाली हो सकता है। अब है योग्यता, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, योग्यता क्या होगी। तो योग्यता है, कल हमने योग्यता बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ में योग्यता अगर आप तैयार करते हैं तो बढ़िया है कि आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और तीसरी बात है, अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो राज्यसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो, तो वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यता आपके समझ में आई। अब हमारे यहाँ है कि पुनर्निर्वाचन के लिए क्या प्रावधान है। तो भारत में दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार लड़ सकता है। हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है अमेरिका जैसे, या कि 2 ही बार आदमी राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। अब है महाभियोग। तो महाभियोग को समझना भी है, आर्टिकल 61 में है महाभियोग। हाँ, आर्टिकल पढ़ने नहीं ना हुआ, हाँ बस इंपॉर्टेंट। 61 में है महाभियोग, तो महाभियोग को समझ लेंगे। आर्टिकल महाभियोग का पूछा जाता है इसलिए हम बता दे रहे हैं। महाभियोग का एक ही आधार है, ध्यान रखिएगा, संविधान का कदाचार। संविधान का उल्लंघन या कदाचार, यानी कि अगर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है
तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, यानी कि राष्ट्र जो है कदाचार। अब महाभियोग का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है? संसद में हमने बताया कि संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाएगा। तो संसद में दो हाउस हैं, महाभियोग को इम्पीचमेंट कहा जाता है। दो हाउस है, मान लिया ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। महाभियोग की जो लगाया जाएगा सदन द्वारा, अगर महाभियोग लगाया जाता है, सबसे पहले इसकी सूचना देनी होती है 14 दिन पहले। सदन को सूचित किया जाएगा कि महाभियोग लगाया जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट पूछे जाते हैं, महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पहले सूचना देनी होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर महाभियोग आता है तो महाभियोग प्रपोजल के रूप में आएगा, प्रस्ताव के रूप में आएगा। हाँ, सदन को देने होते, ठीक, प्रस्ताव आएगा, सदन भेज देता है, उसके पास भी जाता है। हाँ, राष्ट्रपति पास भी, हाँ अभी, हाँ और क्या, वहां से वहीं से भेजा जाता सबको। अब कहने का मतलब है इसके महाभियोग लगाने का प्रस्ताव आएगा। तो प्रस्ताव किसी भी सदन में पहले आ सकता है, लेकिन प्रस्ताव आने के लिए यह कंपलसरी है, जिस सदन में प्रस्ताव आ रहा है उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। यानी कि अगर प्रस्ताव किसी सदन में आता है, पहले लोकसभा में आता है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का जो है समर्थन होना आवश्यक है, यानी कि ये तब प्रस्ताव आएगा। अब मान लो प्रस्ताव आ गया, लोकसभा में आया, तब इस प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होगी। अगर इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है और यह सदन 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है, यही प्रक्रिया यहां भी पहले स्टार्ट हो सकती है। तो जब ये पारित कर देगा तो ये दूसरे सदन में जाएगा जांच के लिए। दूसरा सदन जब जांच कर रहा होगा तब राष्ट्रपति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आकर अपनी बात रखने का अधिकार भी होगा। और इसके बावजूद भी अगर दूसरा सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देता है तो उसी तारीख से राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। ठीक, तो कहने का मतलब है जो सवाल यहां पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी, 14 दिन पहले, और जिस सदन से यह प्रस्ताव आ रहा है उसके कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, कितने बहुमत से इसे पारित कर किया जाता है सदन द्वारा, 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। ये है तीन ही, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसमें 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पहला कि ग्राउंड क्या है, किस आधार पर लगाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तभी उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग लगाए जाने की सूचना, यानी कि संविधान का वायलेशन, संविधान का उल्लंघन, और दूसरा है जब प्रस्ताव आएगा तो 1/4 सदस्यों का समर्थन, अच्छा इससे पहले है 14 दिन पहले की सूचना, और सदन द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना। 2/3 बहुमत से पारित करेगा, दूसरा सदन भी पारित कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, हाँ, जैसे 14 दिन पहले सूचना देंगे तो किस सदन में मिले? नहीं, हाउस सदन का मतलब है जब आप स्पीकर को देंगे तो स्पीकर सबको सर्कुलेट करता है। अपर हाउस को लोअर हाउस? अरे लोअर हाउस में स्पीकर होता है, अपर हाउस में सभापति होता है। लोअर हाउस में? हाँ, एक्चुअली आपसे ये नहीं पूछा गया है, लोअर हाउस में ही सूचना दी जाएगी सदन को बस।
हाँ ठीक है। अब आते हैं, अब है 63 उपराष्ट्रपति। अभी भी राष्ट्रपति का चीजें आएंगी क्योंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति एक ही साथ चलता है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 36 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो हाउसेस मैंने बताया, एक हाउस होता है ये लोकसभा है, ये लोअर हाउस है, राज्यसभा है, ये अपर हाउस है। तो लोकसभा जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन वाला हाउस है, यानी कि यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता है, यहाँ इनडायरेक्ट प्रतिनिधित्व होता है। प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व जहाँ होता है वहां पर क्या है, यहाँ के मेंबर जो होते हैं इनका सबका एक साथ चुनाव होता है और ये 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाएगी और नई लोकसभा का चुनाव करा लिया जाएगा। जब नई लोकसभा का चुनाव कराया जाता है तो जो नए सदस्य चुन कर आते हैं, भारत में एक परंपरा है कि जितने भी सदन में सदस्य चुन के आएंगे लोकसभा में, उन्हें जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उसे प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर। और इस प्रोटेम स्पीकर का सिर्फ एक ही काम होता है कि आए हुए चुने हुए लोकसभा सदस्यों को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाना। हाँ हाँ प्रतिनिधि, हाँ सब कहीं जाएगा प्रतिनिधि। जहां से पास होगा, दूसरा सदन जब जांच कर रहा होगा तभी उसको, हाँ चाहे जहां, ठीक। वरिष्ठतम ये होता है, ये जो ज्यादा बार जीत जाता है। हाँ, जो सबसे वरिष्ठतम का ये है, ये एक कॉमन तरीके से, ये सिर्फ परंपरा है। नहीं नहीं, कहीं नहीं बना सकते हैं, लेकिन सम्मान देते हुए ऐसा करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का काम है सिर्फ नए चुने हुए लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। अब जब प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाएगा तो ये जो लोकसभा के सदस्य हैं, शुक्ला जी, जब ये सदस्यों को शपथ दिला लेगा तो जो लोकसभा के सदस्य बचते हैं, ये सारे सदस्य जब सदस्य के रूप में शपथ ले लेते हैं तो अपने ही बीच के 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। यानी कि जो इसका जो अध्यक्ष होगा लोकसभा का, वो इसका सदस्य होगा, उपाध्यक्ष भी इसका सदस्य होगा, ठीक। यानी कि इन्हीं सदस्यों में से अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। ओम बिरला, अच्छा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, उपाध्यक्ष नहीं। परंपरा क्या है, उपाध्यक्ष जो है वो विपक्ष का रखा जाता था। हमेशा परंपरा रही है कि लोकसभा उपाध्यक्ष जो है विपक्ष का रखा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, लेकिन यहां क्या है, ये हाउस परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता, कभी कभी भी भंग नहीं होता है। यानी कि हर 2 साल पर 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं और नए आ जाते हैं, तो ये डिसॉल्व होने की स्थिति नहीं आती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है, 5 साल है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। जब ये डिसॉल्व नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसका जो चेयरमैन है वो इसके मेंबर्स में से नहीं आता है। उपराष्ट्रपति इसका क्या होता है, सभापति होता है, यानी कि पदेन सभापति होता है। किसी भी पद का सभापति होता है उसे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कहा जाता है। तो ये क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो उपसभापति होता है, ये उपसभापति हमेशा क्या है, ये राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। ध्यान रखिएगा, तो उपसभापति सिर्फ सदस्य होता है राज्यसभा का, लेकिन सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो एक कॉमन सवाल पूछा जाता है, ऐसा कौन सा सदन है
जिसका मुखिया उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ऐसा यही सदन है जिसका मुखिया सदस्य नहीं होता है। उपसभापति इस समय हरिवंश नारायण सिंह है। हट गए, चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब यहां जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहां अभी बात कर रहे हैं सिर्फ उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति वास्तव में जो है, इसका भारत में अगर देखा जाए तो ओरिजिनली कोई काम ही नहीं है, सिर्फ राज्यसभा के जो है चेयरपर्सन के रूप में काम करता है। उपराष्ट्रपति का काम तभी होता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है। हाँ, उपराष्ट्रपति, तब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ करता है। वैसे ये राज्यसभा की जो है प्रोसीडिंग करवाता है। ठीक, तो हाँ, अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाली लाइट अभी नहीं, अब देर से उजाला हो रहा है, तो बादल है। चलिए अब जरा देखिए, जो उपराष्ट्रपति है इसका कार्यकाल कितना होगा? वेरी गुड, 5 वर्ष होगा। कितने साल पे उपराष्ट्रपति बन सकता है? 35 साल पे। भारत का नागरिक होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, बस इतनी एलिजिबिलिटी है उपराष्ट्रपति। पढ़ा जाए, उपराष्ट्रपति हुआ, समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछिए। अभी वही है ना? हाँ, हरिवंश नारायण सिंह ही है। इतनी देर तो यही बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है। मैंने बताया जैसे भारत में क्या है, राष्ट्रपति है, ये डायरेक्ट चुना। उपराष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति है, ये है राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी कि ये सभापति होता है राज्यसभा का। ये राज्यसभा का क्या है? सभापति है। उपसभापति जो होगा, ध्यान दीजिएगा, वो इन मेंबर्स में से चुना जाएगा। और कार्यकाल कैसे डिसाइड होगा? उप सभापति का कार्यकाल उसके सदस्य के रूप में जो कार्यकाल है वही कार्यकाल होता है। अगर उसका कार्यकाल 1 साल बाद खत्म होने वाला है तो 1 साल बाद वो हट जाएगा। लेकिन इसका कार्यकाल तो उस तरीके से डिसाइड होता है, उपराष्ट्रपति है, नया उपराष्ट्रपति आ जाएगा, फिर भी सभा। कहने का मतलब जो भी सभापति होगा, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का उप सभापति होगा। इसीलिए कहा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, पदेन सभापति। कोई डाउट है क्या? हाँ, आर्यन बताओ। हाँ, नहीं, ये राज्यसभा का सदस्य होता ही नहीं है। तुम शुक्ला जी कह रहे हैं हमसे पूछ लेना बाद। बहुत लाइट मत है अभी आप बताया ना, हमने बताया तो कुछ है ही नहीं, हमने तो यही बताया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अरे तो उसके कार्य संचालन के लिए उपराष्ट्रपति नहीं बना दिया, गजब बात। मेरी बात समझिए, हर एक सेशन में सभापति और उपसभापति, हर एक हाउस में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा की व्यवस्था क्या है? लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होता है। ये है अध्यक्ष और ये है उपाध्यक्ष। अभी आपको हमने बताया था
इनका चुनाव जो है इन्हीं सदस्य अपने में से कर लेते हैं। लेकिन यहां क्या है, यहां जो इसका मुखिया है, ये जिसे हम सभापति कहेंगे, ये है उपराष्ट्रपति। और जो उपसभापति है ये है सभापति, ये है उपसभापति। तो ये इसका हाउस का मेंबर नहीं होता है, जबकि ये हाउस का मेंबर होता है। ये पदेन पद है। हाँ, इसका चुनाव ये मेंबर करते हैं, जैसे इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि यहां जो है उपराष्ट्रपति ही इसका मुखिया होता है, लेकिन मेंबर नहीं होता। इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है, ऐसा कौन सा सदन है जिस सदन का मुखिया उसका सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा का सदस्य, उसका राज्यसभा का जो है सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता, यानी कि सभापति उसका सदस्य नहीं तो होता। इनको सर निर्णायक मत देने का अधिकार होता होगा। बस। और कोई अधिकार हाँ, नहीं। सामान्य मत भी नहीं करता। सामान्य मत वैसे भी नहीं स्पीकर करता है, वो तो लोकसभा में नहीं करता। पढ़ा जाएगा, अब तो कोई डाउट नहीं। आर्टिकल 74 है मंत्री परिषद। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, अरे मंत्री परिषद। चलिए जल्दी देखिए, मंत्री परिषद। आर्टिकल 74 में है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 74 लिखा तो है। एक टर्म होता है मंत्री मंडल, ये तो आप लोग जानते होंगे। आर्यन ये तो जानते ही होंगे, तुम तो हाँ सदन में ही हो। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में फर्क होता है। बेसिकली मंत्रिमंडल कुछ होता नहीं है। वास्तव में पूरे भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग सिर्फ एक जगह हुआ है, ये है आर्टिकल 352। मंत्रिमंडल क्या है समझिए जरा। जैसे मंत्री होते हैं, इनकी कैटेगरी होती, जो मुख्य मेन विभाग होते हैं उनमें जो मंत्री बनाया जाता है उसमें एक या एक से अधिक मंत्री होते हैं। यानी कि मुख्य जो विभाग होंगे उसमें मंत्रियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। तो उसमें जो मेन मंत्री होता है उसे कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। इसकी मदद करने के लिए इसके सबॉर्डिनेट मंत्री होते हैं जिन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है। इनके सबॉर्डिनेट होते हैं, मतलब एक ही विभाग में इसकी मदद करने के लिए जो दूसरे मंत्री हैं वो राज्य मंत्री हैं। तो कहने का मतलब मान लो कोई जैसे फाइनेंस है, तो फाइनेंस में एक कैबिनेट है और उसकी मदद करने के लिए एक या एक से अधिक मंत्री होंगे, तो उन्हें राज्य मंत्री कहा जाएगा। जैसे केंद्र की बात हम करते हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विभाग नहीं होते हैं, लेकिन उसमें भी मंत्री रखे जाते हैं, लेकिन वो अधीन नहीं होते हैं किसी कैबिनेट के, तो उन्हें कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री। स्वतंत्र प्रभार मंत्री मतलब ये है मंत्री तो छोटे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई हेड कैबिनेट के रूप में नहीं है, ठीक। और एक और कैटेगरी भारत में प्रचलित है, ये है नहीं, उपमंत्री। जैसे बाबा जी को आसपास 2 मंत्री लगा दिए गए, एक केशव मौर्य लगाए गए और एक ब्रजेश पाठक लगा दिए गए। अब खुश करने के लिए उप बना दिया है, तो ये उप मंत्री। ये क्या है, ये पूरा है मंत्री परिषद। लेकिन इसी में जैसे पीएम है और यहां सीएम कर दिया जाए, इनको अगर हम देखें तो इसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। वास्तव में कोर यही है,
इसी से यही डिसीजन लेते हैं। तो मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होता है और मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। तो जनरली बैठक मंत्रिमंडल की होती है, मंत्रिपरिषद की नहीं होती, क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए ज्यादा सबको बुलाना पड़ता है, सारा अरेंजमेंट। लेकिन कोर कमेटी की बैठक हो रही तो समझ लो मंत्रिमंडल की बैठक हो रही। लेकिन मंत्रिमंडल का संविधान में प्रयोग सिर्फ एक जगह हुआ है, 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल में। तो अभी आपको बताएंगे आगे कि राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की परामर्श से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। पीएम बस जो भी वो भी कैबिनेट का पार्ट ही होता है। और जो काउंसिल होती है वो पूरे काउंसिल का मतलब सब मंत्री, जितने मंत्री वो सब काउंसिल। ये मंत्री परिषद है, परिषद में सब और मंडल में खाली कैबिनेट और सीएम और पीएम। ठीक, तो ये कहा गया कि संघ की, यहां पर संघ का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 74 में कहा गया कि संघ की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक, ये लाइन चाहे लिख लीजिए 74 में, संघ की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। संघ की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अब जरा इससे जुड़ी हुई एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन क्या है? इक्यानवेवां संविधान संशोधन हुआ है किस ईयर में? 2003 में। इसको समझ लीजिए पहले। इसमें यह कहा गया कि पहले जब तमाम पार्टियां मिलकर सरकार बनाती थी तो सरकार के पास ये प्रेशर होता था कि मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। तो मंत्री ज्यादा होंगे तो रेवेन्यू पे लोड ज्यादा होगा। इस चीज को कम करने के लिए संविधान में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2003 में, और कहा गया कि अब मंत्रिपरिषद की संख्या या मंत्रिपरिषद का आकार, केंद्र में की बात की जाए तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती, और अगर राज्य की बात की जाए तो विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं रखी जा सकती। लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। अधिक नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मंत्रिपरिषद बनती है तो लोकसभा की अधिकतम सीटों का प्रावधान कितना है संविधान में? अगर इस तरीके से निकालें तो इतने मंत्री से ज्यादा नहीं बन सकते। शुक्ला जी कितना निकल के आएगा? तो हमें क्या मालूम, हमको मैथ तो आती होती था। जो भी होते हैं इतने ही मंत्री बन सकते हैं प्रधानमंत्री को मिलाकर। और उत्तर प्रदेश का अगर निकालें, हाँ नहीं 552 नहीं है, सदस्य तो 545 है। 543 पे चुनाव होता है। हाँ, वर्तमान में चुनाव होता है लोकसभा का 543 पे।
अभी आ रहे हैं, लोकसभा भी पहुंच रहे हैं, अभी काहे परेशान। और उत्तर प्रदेश की सीटें निकालें तो कितना मंत्री बन सकते हैं, 61 के आसपास है कुछ, ठीक। तो इससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो ध्यान रखिएगा 91वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्रिपरिषद की सीमा को सीमित करता है। राज्यों के लिए बात निकाली। अरे मैं सब हर चीज के लिए बात कर। और एक चीज समझिए, ये राज्य संघ का विषय हुआ ना। अरे महाराज संघ में मैंने बताया लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री केंद्र में नहीं रखे जाएंगे। अब अमेंडमेंट हुआ वो अब हर राज्य के सब कहीं कोई भी जब कानून पूरे भारत के लिए बना है तो ये मानना ही पड़ेगा। हाँ अब समझिए, हाँ समझ गए ना। एक चीज और भी रह गई, लेकिन 12 मंत्रियों से कम भी नहीं होंगे किसी भी मंत्रिपरिषद में, सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो आर्टिकल 74 समझ में आया। आर्टिकल 74 में क्या है, संघ की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री होगा, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज क्या है कि मंत्रिपरिषद की सीमा निर्धारित की गई 91वें संविधान संशोधन में, और कहा गया कि केंद्र की मंत्रिपरिषद यानी कि संघ की मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो और मिनिमम 12 मेंबर से कम भी नहीं हो सकती है। अरे सॉरी 1/3 बता रहे, 15% से, ठीक। और मिनिमम जो है 15% से 15% से ज्यादा नहीं होगी, 12 मेंबर से कम नहीं होगी। अब आ जाइए 75। 75 ध्यान रखिएगा, 75 चाहे लिख लीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिए टर्म नियुक्ति आता है, यही पूछा जाएगा आपसे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अपॉइंटमेंट होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। ये टर्म यूज होता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, चुना जाता है, मनोनीत होता है, तो हमेशा क्या होगा, अपॉइंटेड होता है, नियुक्त होता है। और कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री भी अपॉइंट होता है और मंत्री भी अपॉइंट होते हैं। कहने का मतलब है लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो पार्टी अपने में से किसी एक को बहुमत दल का नेता चुनती है। वो नेता प्रस्ताव ले जाता है राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का, यानी कि मंत्रिपरिषद के गठन का। तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है और उसकी सलाह पर एक जो लिस्ट वो देता है उनको मंत्री पद की शपथ दिलाता है, ठीक। तो इसमें है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों की नियुक्ति। अब जरा समझिए इसमें क्या है, जो प्रधानमंत्री और मंत्री बन रहा है, सारे मंत्री, जो मंत्री बन रहा है उसकी योग्यता क्या है, उसकी सिर्फ एक योग्यता है कि वो दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो। क्या, दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, और नहीं है तब भी मंत्री बन सकता है। हाँ, नहीं है तब भी मंत्री बनेगा, लेकिन किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए अगर वो मंत्री बन गया, सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने का समय दिया जाता है कि वो सदस्य बन जाए, नहीं तो वो उसकी जो मंत्री का पद है वो चला जाएगा, ठीक। क्या हुआ रन, तो ये केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, ये हमेशा से है। एक कहानी आपको बताएं तो उसमें तो आप बहुत देखो देहरादून में बना दिया गया था, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया था। हाँ चुनाव हार गया था। झारखंड के हेड थे वो शिबू सोरेन, जानते होंगे ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे कोयला मंत्री, और उसी समय झारखंड में चुनाव हुआ।
झारखंड में चुनाव हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुमत मिल गया। तो इन्होंने क्या किया, जो झारखंड में एक समस्या है, झारखंड में विधान परिषद नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि चलो झारखंड के मुख्यमंत्री बन लेते हैं। ये चले गए, झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। अब एक ही रास्ता है वहां विधानसभा में, अपने किसी एक मेंबर को रिजाइन करवाओ, फिर उपचुनाव करवाओ, जीतो। जब रिजाइन करवा के उपचुनाव हुआ, उपचुनाव पे बीजेपी वाले कैंडिडेट ने इनको हरा दिया, तो ये ढक्कन हो गए। हाँ, ना उधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए क्या है। आर्टिकल 79 है संसद। संसद देखिए, संघ की एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। संघ की एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। राज्यसभा, लोकसभा और एक, हाँ शुक्ला जी ये बताइए, प्रधानमंत्री बनने की आयु कितनी होनी चाहिए न्यूनतम? बहुत बढ़िया। आप जरा ध्यान हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये है 80 और ये है 81, सॉरी ये है लोकसभा, और इसका तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये है ठीक। इन्होंने एक सवाल बताया, आयु। शुक्ला जी एक बात कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने की आयु यहाँ पर 30 साल है, तो यहाँ कितनी है? 25 साल है। ठीक, अरे 25 ही है, लोकसभा की चुनाव 25। पहले काहे लिखेंगे क्रम, जो वही है। ये क्या है? ये उच्च सदन है। और ध्यान दीजिएगा, ये उच्च सदन है लेकिन वो प्रथम सदन है, ये द्वितीय सदन है। नहीं, शक्तियां बराबर है, ऐसा थोड़ी है शक्तियां नहीं। हाँ, किसी मामले में जब इसकी शक्ति ज्यादा होती है तो किसी मामले में उसकी शक्ति ज्यादा होती है। फाइनेंस के मामले में लोकसभा मजबूत है, लेकिन आप देखते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे 2 ऐसे आर्टिकल हैं, इसमें कहा गया है कि धन विधेयक लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। तो इसका मतलब धन विधेयक के मामले में ये ज्यादा पावरफुल। अनुच्छेद 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाओं का निर्धारण राज्यसभा द्वारा किया जाएगा, राज्यसभा इसके मामले में पावरफुल है। ठीक, तो सबका अपना अपना पावर है, किसी को कम और ज्यादा नहीं कहा जा सकता। तो ध्यान दीजिए, ये है उच्च सदन, ये है अपर हाउस। ये उच्च सदन है, तो ये क्या है? निम्न सदन है। अनुच्छेद 80 है, नहीं नहीं अनुसूची नहीं, अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 81 है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। अब इसका देखिए कार्यकाल की बात करें, अनिश्चित। इस सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता और सदन कभी भंग नहीं होता, यानी कि ये कभी भंग नहीं होगा। इसका कार्यकाल की बात करें तो इस सदन का कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद ये सदन क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, भंग हो जाएगा। राइट? किसकी किसकी बात कर रहे हो आप?
हाँ अक्टूबर मान लीजिए रिजल्ट आ गया, ठीक। और पहली बैठक में शपथ ली नो, पोटेम स्पीकर, हाँ तो मानी जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका कार्यकाल अनिश्चित है, ये कभी भंग नहीं होता, उच्च सदन है, ये भंग हो जाता 5 साल बाद। और जरा ध्यान दीजिए, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। तो अगर भंग नहीं होगा तो सदस्य इसके आएंगे और रिटायर कैसे होंगे? तो इसमें कहा गया है 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होंगे? रिटायर होंगे और नए चुने जाएंगे। इसमें तो 5 वर्ष बाद चुनाव होगा, इसमें 5 वर्ष बाद चुनाव होगा। चुनाव द्वारा। अब जरा ध्यान दीजिए, इन्हें कौन चुनेगा? जनता। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता द्वारा इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और इनमें क्या है? इसमें है इनका चुनाव राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इनका चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, इनका चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। यानी कि लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता चुनेगी और राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होगा। संविधान में प्रावधान क्या है? संविधान में प्रावधान है 238 + 12 सदस्य राज्यसभा में होंगे अधिकतम। यहां है, पहले जो प्रावधान थे वो समझ लीजिए, 530 + 20 + 2, ये प्रावधान यहां पे था। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीयों द्वारा। लेकिन वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है? 543 पे ही चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव 543 पे होता है, ये अब नहीं होता है। और यहां क्या है? राष्ट्रपति 12 सदस्यों को शिक्षा, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से मनोनीत करता है। यानी कि 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होते हैं। और ये जो 238 सदस्य हैं शुक्ला जी, ये किस राज्य से कितने आएंगे इसका प्रावधान कहां है? शुक्ला जी बताइए, इनका प्रतिनिधित्व का प्रावधान कहां है? वेरी गुड। चौथी अनुसूची में बताया गया है किस राज्य से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व यहां पर होगा। यानी कि चौथी अनुसूची के अनुसार, 4th शेड्यूल के अनुसार राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन निर्धारित किया जाता है कि कितने सदस्य किस राज्य से आएंगे। लेकिन यहां सदस्यों का आधार क्या है? यहां सदस्यों का आधार है जनसंख्या।
यहां सदस्यों का आधार है जनसंख्या। अभी बताते हैं। वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है वो इसी पे हो रहा है। पूरी भारत के टेरिटरी को माना गया है। कुछ एरिया हैं जिनको अभी वो डिस्प्यूटेड, जहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसमें हम अभी पीओके की भेजो। हाँ, अधिकतम निर्धारित संख्या है। अब समझिए जरा, जो जनसंख्या आधार है, कहने का मतलब लोकसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है। और जनसंख्या का निर्धारण हमारे यहाँ कैसे होता है? जनसंख्या का निर्धारण होता है जनगणना से। जनगणना से। और जनगणना हमारे यहाँ 10 साल पर होती है। पहली जनगणना भारत में हुई थी 1872 में। पहली जनगणना जब हुई थी तब लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मेयो वायसराय था, गवर्नर जनरल नहीं। ठीक। और उसके बाद 1881 से लगातार 10 वर्षीय जनगणना होना स्टार्ट हुई। तो भारत में प्रावधान है कि हर 10 साल पर जनगणना की जाएगी। इस तरीके से हर 10वें साल पे जनगणना होनी चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए कि कहा गया कि लोकसभा सदस्यों का अभी जब पढ़ेंगे आर्टिकल, अगला वाला आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभा सदस्यों का प्रत्येक जनगणना के बाद संख्याओं का पुनर्निर्धारण किया जाए। यानी कि हर 10 साल पे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें पुनर्निर्धारित की जाए, क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ती है तो प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत जटिल प्रोसेस है, तो ये हर साल कर पाना बड़ा कठिन है। इसलिए भारत की वर्तमान जो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें हैं वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। और ये कहा गया है हर बार जब 10 साल आता है तो सरकार एक कमिटमेंट कर देती है और कहती है कि 2026 तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। 2026 तक इनकी संख्याओं में परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ क्या है, परिसीमन हो सकता है। परिसीमन में आपका एरिया चेंज हो सकता है, आप हाँ इधर का उधर कर सकते हैं और आपकी आरक्षित सीटें इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन संख्याएं नहीं घटाई बढ़ाई जाएगी। संख्याएं जब घटाई बढ़ाई जाएंगी तो बड़े हाउस की जरूरत पड़ेगी। तो बड़ा हाउस बन के तैयार हो गया है और यहां सर्वे चल रहा है। ठीक। तो कहने का मतलब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वर्तमान में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का निर्धारण का आधार कौन सी जनसंख्या है? 1971। और परिवर्तन कब तक नहीं होगा? 2026 तक। ठीक। तो ये है लोकसभा और राज्यसभा। आप समझिए, इसी में समझ लेते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो आर्यन बताइए कि राज्यसभा में जो सभापति होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति। और जो उपसभापति होगा वो इन्हीं सदस्यों में से चुना जाएगा। यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होगा? दोनों इसी में से चुने जाएंगे। ठीक। तो इस समय राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? वेरी गुड। तो ये है आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक शुक्ला जी, समझ में आया कुछ? कोई डाउट? आप लोग बताइए। ठीक है सर। जी सर। ठीक, तो इतना कर लीजिएगा, कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हाँ, ओके ओके।